कक्षा 9। आज हम लोग भूगोल में अपवाह तंत्र यानी अपवाह चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत में अपवाह तंत्र परिचय। इसमें मुख्य रूप से दो हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय से कुछ नदियाँ हैं जिनका प्रवाह गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र मैदान की होता है, जैसे सोन, केन, बेतवा। और जो पठारी भाग से निकलने वाली नदियां हैं, उन नदियों का प्रवाह क्षेत्र ये पूर्व की ओर होता है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इन नदियों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनसे कुछ संबंधित चीज़ें इस चैप्टर में अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, अपवाह किसे कहते हैं? अपवाह यानी पानी का बहाव जो होता है। तो उत्तर है हिम के पिघलने एवं, एम लिख गया है, इसको एवं पढ़ेंगे। एवं एम है, इसको एवं। एवं वर्षा होने से अतिरिक्त जल नदी, नालों, सरिताओं, वाहिकाओं आदि के द्वारा बहाकर दूर दूर तक ले जाया जाता है। निश्चित जल मार्गों द्वारा हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। पुनः देखेंगे, हिम के पिघलने से, हिम के पिघलने से, यहाँ से कट कर देते हैं। हिम के पिघलने एवं वर्षा होने से अतिरिक्त जल नदी, नालों, सरिताओं, वाहिकाओं आदि के द्वारा बहाकर दूर दूर तक ले जाया जाता है। निश्चित जल मार्गों द्वारा हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। अर्थात जब वर्षा होती है तो पठारी क्षेत्रों में वर्षा के माध्यम से, पहाड़ी हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में भी पानी अतिरिक्त बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य समय में भी वहाँ पे जो जमी हुई बर्फ़ है वो पिघला करती है, और जिससे जल नदियों में आता रहता है। और वो जल नदियों, इन जो अपवाह के साधन हैं, नदी, नाले, सरिता अर्थात नदी, इनके द्वारा दूर दूर तक बहा कर ले जाया जाता है। वो जलमार्ग निश्चित हो जाते हैं, उसे ही अपवाह कहते हैं। जलमार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। अगर प्रश्न आता है अपवाह तंत्र किसे कहते हैं अलग से, तो उत्तर में लिखेंगे जलमार्गों के अपवाह को, जलमार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर है 2, अपवाह द्रोणी का क्या अर्थ है? अपवाह द्रोणी का क्या अर्थ है? तो एक इसके क्षेत्र बन जाते हैं, जल जो बहता है उसका क्षेत्र होता है, यानी निश्चित क्षेत्र का जल इस नदी या इस नाले के द्वारा बहकर जाएगा, वही क्षेत्र जो है द्रोणी कहलाता है। तो इसकी उत्तर है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। अब प्रश्न नंबर अगला है, नदियों तथा अगला प्रश्न है, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व लिखिए। तो इसमें नदियां तथा झीलों लिख गया है, इन झीलों को काटेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे झीलों। नदियों तथा झीलों के आर्थिक महत्व को लिखिए। झीलों के कुछ आर्थिक महत्व लिखिए।
तो उत्तर है नदियाँ तथा, फिर जिले लिखा है झीलों। नदियाँ तथा झीलें प्रकृति की अनुपम भेंट हैं। नदियाँ तथा झीलें प्रकृति की अनुपम भेंट हैं। जो जल संसाधन की दर से विशेष उपयोगी हैं, इनके मुख्य आर्थिक लाभ इस प्रकार हैं। अर्थात जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, जल संसाधन के रूप में इनका विशेष उपयोग है, यानी ये जल है वो संसाधन है, तो इन संसाधन के रूप में इनका हम उपयोग करते हैं, यानी इससे हमें आर्थिक लाभ होता है या उत्पादन होता है, ऐसी चीज़ें जिससे हम उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो झीलें हैं, नदियां हैं, नदियों पर बांध बना करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नदियों से छोटी नदियां निकाल करके, नहरें निकाल करके और सिंचाई के काम आती है। इन बांधों को हम प्राकृतिक रूप से सौंदर्यीकरण कर देते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो कुछ वहाँ पे आवागमन के साधन सुलभ हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत पर्यटक आते हैं, जिसके माध्यम से देश को लाभ होता है। इस प्रकार से झीलें हैं, झीलें भी एक संसाधन के रूप में प्रयोग होते हैं, जिसे मत्स्य पालन के लिए उपयोग की गई हैं। झीलों से भी नहरें निकाल दी जाती हैं। तो ये सब हमारे लिए उपयोगी हैं, एक संसाधन है। इसमें लाभ है, नदियाँ सिंचाई के लिए जल प्रदान करती हैं। नदियाँ जल परिवहन की दर से भी उपयोगी हैं। जल परिवहन मतलब नाव के द्वारा जब आवागमन के इतने अच्छे संसाधन नहीं थे प्राचीन काल में, तो ये नदियाँ परिवहन का साधन होती थी, यानी बड़ी बड़ी नाव में जो है माल को लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। इस प्रकार से नदियाँ उपयोगी थी। पेयजल, जल विद्युत और मत्स्य पालन की दर से भी नदियाँ का विशेष महत्व है। इन नदियों का महत्व है, यानी पेयजल, जिन क्षेत्रों में जल उपलब्ध नहीं है, यानी भूगर्भ में इतनी गहराई पर जल है अथवा पठारी क्षेत्र है, जैसे आपका दक्षिण का पठार देश का, यहाँ पे जो है जल, भूगर्भ जल को निकालना बड़ा दुष्कर कार्य है। तो जिस क्षेत्रों में इस प्रकार की झीलें, ये नदियाँ पाई जाती हैं, वहाँ से शहरों तक या निवास स्थान तक पीने के लिए जल भेजा जाता है। जल विद्युत, यानी जो बिजली हमारे उपयोग करते हैं, तो जल विद्युत और ताप विद्युत दो प्रकार की होती है। जहाँ पे जल संसाधन उपलब्ध है, वहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि जल विद्युत उत्पादन करने में पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है, नहीं पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। और ताप विद्युत में चूँकि ताप के द्वारा बिजली बनाई जाती है, जिससे जो है पर्यावरण प्रदूषित भी होता है। मत्स्य पालन, इसको आप जानते हैं कि मछली उत्पादन क्षेत्र। फिर अगला नंबर है, नदियाँ और झीलें पर्यटन एवं तीर्थाटन में अपना विशेष स्थान रखती हैं। पर्यटन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं, अर्थात कोई ऐसी नदियाँ हैं या झीलें हैं जहाँ पर हज़ारों लोग देश विदेश से आते हैं और वो कहीं ना कहीं तीर्थ स्थान के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और वहाँ पे लोग आते हैं, तो इससे आर्थिक लाभ होता है, तीर्थाटन। फिर इसके बाद में इससे पर्यटन व्यवसाय का भी विकास होता है। पर्यटन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे आवागमन का साधन, लोगों का आना, और वहाँ रहते हैं लोग, निवास करते हैं, खाते पीते हैं, तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का विकास हो जाता है। नदियाँ और झीलें प्राथमिक जल स्रोत मानी जाती हैं, यानी सबसे प्रथम जल स्रोत ये बनी थी। मानव सभ्यता का उद्भव एवं विकास में इनका विशेष महत्व है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जो मानव सभ्यता का विकास हुआ वो इन्हीं क्षेत्रों पर हुआ, इन्हीं के किनारे पर हुआ, क्योंकि मनुष्य प्राचीन काल में जो जहाँ पे जल उपलब्ध होता था पीने के लिए, वहीं पे अपना आवास बनाता था। तो धीरे धीरे जहाँ पे उनको नदियाँ मिल गई, मानव का वहीं के किनारे किनारे उसका आवास बन गया। उनमें झीलें हैं, नदियाँ हैं और अन्य जल के स्रोत जो हैं। तो ये इस प्रकार से हमें इन नदियों और झीलों का महत्व है। अगला प्रश्न है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतर लिखिए। यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों में क्या अंतर है।
तो जो पहले हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और फिर प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ की विशेषता है, इन नदियों की उत्पत्ति हिमानियों से हुई है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदा नीरा अर्थात सदैव उसमें पानी बना रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ समतल मैदानी क्षेत्रों में बहुत धीमी मंद गति से बहती हैं। ये नदियाँ जल परिवहन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ का अपवाह क्षेत्र विशाल है, यानी बहुत विशाल क्षेत्र में ये बड़े क्षेत्रों में फैली हुई हैं। इन नदियों में प्राकृतिक जल प्रपातों का अभाव पाया जाता है, जिस कारण कृत्रिम प्रपात बनाकर जल विद्युत उत्पादन में भारी व्यय करना पड़ता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के प्रवाह क्षेत्र समतल है, अतः इसमें नहरें निकालना बहुत सरल है। कहने का मतलब है जो हिमालय से निकलने नदियाँ, इनकी एक प्रमुख विशेषता है वर्ष भर जल रहता है। वर्ष भर जल रहने के कारण इसमें बांध बना करके यद्यप खर्चा आता है विद्युत उत्पादन में, लेकिन बांध बना करके और बिजली साल भर उत्पादित की जाती है। आसपास के क्षेत्रों में नहरें निकाल करके और सिंचाई भी वर्ष भर की जा सकती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में ऐसा नहीं है। इनकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति वर्षा या भूमिगत जल से हुई है, यानी कुछ ऐसे भूमिगत स्रोत हैं जहाँ से जल स्वयं निकलता रहता है, जमीन के अंदर से जल निकलता रहता है। ऐसे बहुत सारे देश में स्रोत हैं। ये नदियाँ पहाड़ियों एवं पठारों से निकलती हैं। इसमें वर्षा से जल प्राप्त होने के कारण पूरे वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है, अर्थात वर्षा काल में तो इसमें जल रहता है और बाद में वर्षा खत्म होती ये इसमें जल नहीं रह जाता है या कम हो जाता है। प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ ऊबड़ खाबड़ और पथरीले भागों से में तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। प्रवाह क्षेत्र की विषमता के कारण नदियाँ जल परिवहन की दृष्टि से अनुपयोगी हैं, अर्थात ये नदियाँ जो हैं ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र से कहीं विशाल यानी ऊपर से बह रही हैं, फिर 100 फीट या 50 फीट नीचे पानी गिर रहा हो, फिर आगे बह रही हैं। तो ऐसी स्थितियों में दाएं बाएं मुड़ रही हैं, कहीं पहाड़ों में बह रही हैं, कहीं पत्थर हैं इसमें। तो ऐसी स्थितियों में इसमें जल व्यवस्था नाव नहीं चलाई जा सकती हैं। लेकिन दूसरा उपयोग है कि ऐसे जहाँ पे ऊंचे भागों से नीचे स्थल पे पानी गिरता है तो वहाँ पे बांध बिना बनाए ही विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, जल प्रपात बोलते हैं, बन जाते हैं। वहाँ पे बिजली का उत्पादन कम व्यय में तैयार होने लगता है। अगला है सदा नीरा न होने के कारण इन नदियों से नहरें नहीं निकल सकती। जब वर्ष भर पानी नहीं रहता है तो उसमें नहरें निकालना कोई लाभ नहीं है, अतः इनका क्षेत्र जो है सीमित है, सिंचाई कार्य संभव नहीं है। इस प्रकार से दोनों नदियों में अंतर है और आगे भी अंतर है। देश की कुल संभावित जल विद्युत 60% भाग ये हिमालय क्षेत्र की नदियों से होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के किनारे पर महत्वपूर्ण व्यापारिक औद्योगिक नगरों का विकास हुआ है। इन नदियों में ने विशाल मैदान उपजाऊ काली मिट्टी बिछाकर भारत के विस्तृत उत्तरी क्षेत्र को एक कृषि प्रधान क्षेत्र बना दिया है। अर्थात हिमालय से निकले हुए नदियाँ हैं, ये गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है ये बहुत उपजाऊ है। नदियों के किनारे बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र हैं, औद्योगिक केंद्र हैं और अपर्दन क्षमता बहुत अधिक है, जिससे इसमें अवसाद की मात्रा अधिक होती है। हमेशा हर साल वर्षा के समय अवसाद ऐसा पानी इन मैदानी क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे जो है इन मैदानों में विसर बन जाते हैं और मिट्टी जमा होती है, जिससे भूमि सदैव उपजाऊ बनी रहती है। इसके विपरीत जो पठारी भाग से निकले हुई नदियाँ हैं वो 40% विद्युत का उत्पादन करती हैं। नदियों के किनारे में महत्वपूर्ण नगर नहीं बस पा रहे हैं क्योंकि उपयोगी नदियाँ कम हैं। इन क्षेत्रों में तीव्र ढाल होती है। केवल तटीय भागों में छोटे छोटे उपजाऊ डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है, बाकी क्षेत्रों में नहीं है। जैसे इन क्षेत्रों की नदियाँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये प्रमुख नदियाँ हैं। इन नदियों की अपर्दन क्षमता अपेक्षाकृत कम है, परिणामतः इसमें अवसाद की मात्रा कम होती है, यानी ये पानी फैलाती ही नहीं है, गहराई में बहती हैं, पानी नहीं फैलता है, जिससे अवसाद पठारी भागों में मिट्टी होती बहुत कम है। चट्टानी धरातल होने से अवसाद की कमी होने के कारण ये नदियाँ विसर्पों का निर्माण नहीं कर पाती हैं। विसर्प मतलब घूम घाम सांप के समान, जिसे सांप को चलते हुए देखा होगा, सीध नहीं चलता है, घूम घूम के चलता है, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे नदियाँ ये नहीं चलती हैं। मैदानी क्षेत्रों की नदियाँ विसर्प के समान बहती हैं, जबकि पठारी भागों में लगभग सीधी नदियाँ बहती हैं। अब अगला प्रश्न आता है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। यानी प्रायद्वीपीय पठार है,
कुछ नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, कुछ पश्चिम की ओर होते हैं। पहले बताया था हमने कि जो मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ निकलती हैं, जो हिमालय से निकलने वाली नदियों के अतिरिक्त जो नदियाँ पठारी भागों से निकली हुई हैं और ये उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, जिसमें हम बताया था केन, सोन, बेतवा ये नदियाँ हैं। तो अंतर है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और फिर प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। पूरब का जो बह करके और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। बाकी जो पठारी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, इनका बहाव बिल्कुल पश्चिम की ओर। दो ही नदियाँ हैं जो बहती हैं। तो अंतर क्या है, ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और ये नदियाँ डेल्टा ना बनाकर ज्वारनद मुख बताती हैं। इनमें केवल दो नदियाँ हैं, ताप्ती और नर्मदा की बात कही गई है। ये पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। वाहनों के निकट इन नदियों की गति बहुत धीमी हो जाती है, जबकि इनकी जो है प्रायद्वीपीय जो पश्चिम की ओर बहती हैं, इनकी गति बहुत तेज रहती है और इन नदियों की लंबाई बहुत कम है। ये नदियाँ पश्चिमी घाट के पर्वतों से निकलकर पूर्व की ओर बहकर बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिम घाट और ये नदियाँ पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। दो प्रमुख नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। इसके अलावा शरावती, एक दो नदियाँ और हैं नीचे पश्चिमी तट पर। ये नदियाँ कम गहरी एवं तंग घाटी मार्ग से बहती हैं। ठीक, कम गहराई यानी कि गहराई बहुत कम होती है और घाटियाँ बहुत तंग होती हैं, अर्थात घाट बहुत कम होते हैं। लेकिन जैसे अपने यहाँ गंगा यमुना मैदान के घाट होते हैं, आराम से नदी के जल तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन इन नदियों में पहुँचना बहुत कठिन है। इसके विपरीत जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, ये नदियाँ दरार घाटी में बहती हैं। नदियाँ बहुत तंग और गहरी घाटियों से होकर गुजरती हैं। नर्मदा नदी है जो नदी हम देख के आए थे, तो ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। आगे चल के इतनी इसकी धारा तेज है कि इसमें नाव चलाना बिल्कुल खतरनाक है, नहीं चल ही नहीं सकती है और बहुत गहराई है। यानी ये समझ लीजिए कि अगर पानी के तल से ऊपर की ओर देखा जाए तो सीधे ऊपर की ओर जब सर किया जाए तब आपको उसे घाटी दिखाई पड़ जाएगी, अर्थात ऊपर बैठा हुआ बंदर आपको एक छोटा सा जीव लगता है, बहुत छोटा सा, एक लहरी के समान। इतनी ये गहरी घाटी बहती हैं। इस प्रकार से इसके अतिरिक्त भी कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो बताया था शुरू में, सोन, केन, बेतवा, जिनका वर्णन नहीं किया गया यहाँ पे। ये इधर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र के मैदान की ओर बहती हैं, तो इसको इसमें नहीं शामिल किया गया है। अब ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है और शेष अगले दिन हम पढ़ेंगे इसमें।